कुंवरसा की शरारती दुल्हन। अध्याय 1। बचपन का वादा। राठौड़ हवेली। कई साल पहले गुलाब जल और चंदन की हल्की सी खुशबू आज भी हवेली के लंबे गलियारों में तैर रही थी। सदियों की शान ओढ़े यह महल चुपचाप अपने रहस्य संभाले खड़ा था। इसी महल के एक निजी कक्ष में लकड़ी के नक्काशीदार बड़े से बिस्तर के पास एक नन्ही सी लड़की स्कूल की यूनिफॉर्म में टांगे मोड़कर बैठी थी। उसकी 2 चोटियां कंधों पर झूल रही थीं, मोजे हल्के से सिकुड़े हुए। गोदी में उसने टॉफी का पैकेट पकड़ा हुआ था, जो उसने चुपके से अपने बैग से निकाला था। लेकिन उसकी आंखें टॉफी पर नहीं थीं, वे टिकी थीं पलंग के पास रखी उस तस्वीर पर। तस्वीर में था एक कम उम्र का अर्जुन राठौर, शायद अभी किशोर ही। सफेद कुर्ते में बेहद सधे हुए, गंभीर नजर और होठों पर मुश्किल से टिकती एक हल्की सी मुस्कान। मीरा राजपूत के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वह आगे झुकी, ठुड्डी हथेलियों पर टिकाई और तस्वीर से फुसफुसाई, मानो वह सुन सकती हो। अर्जुन राठौर, मिस्टर आइसबर्ग खुद। उसने अपने 12 साल की गंभीरता के साथ कहा, तुम मुझे अभी ठीक से नहीं जानते, लेकिन एक दिन तुम्हारे पास कोई चारा नहीं होगा। तुम मुझसे ही शादी करोगे और मैं तुम्हें हंसाना सिखाऊंगी, चाहे तुम्हें पसंद आए या नहीं। यही मेरा वादा है। उसने तस्वीर के शीशे पर हल्की सी उंगली से थपथपाई, जैसे अपना वचन पक्का कर रही हो, और एक टॉफी मुंह में डाल ली। तभी दरवाजे से एक पतली सी आवाज आई, तुम यहां क्या कर रही हो? मीरा चौंकी। दरवाजे पर खड़ा था आरव, अर्जुन का छोटा भाई, घुटनों तक निकर, बाल बाग बाग दौड़ते हुए बिखरे हुए, आंखों में शरारत। वह सिर झुकाकर हैरानी से उसे देख रहा था। तो तुम कौन हो और भैया के कमरे में क्यों बैठी हो? मीरा तुरंत सीधी होकर बैठ गई, अपनी सबसे बड़ी आवाज बनाते हुए बोली, मैं मीरा हूं और एक दिन मैं तुम्हारी भाभी बनने वाली हूं, तो जरा इज्जत करना सीखो। आरव पलके झपकाकर फिर हंस पड़ा। भाभी तुम? हाँ, मीरा ने पूरी गंभीरता से कहा, सीना तान कर। तुम देख लेना, तुम्हारे अर्जुन भैया चाहे जितने गंभीर हों, लेकिन वे मेरे ही हैं। आदत डाल लो। अपना फरमान मीठा करने के लिए उसने मुट्ठी भर टॉफी उसकी ओर बढ़ा दी। लो, अच्छे बच्चे बनो और किसी को मत बताना कि मैं यहां थी। आरव ने झट से टॉफी पकड़ ली, एक खोलकर मुंह में डाल ली, फिर उसका नाक सिकुड़ा। ये टॉफी तो अच्छी है, लेकिन तुम्हें पता है, ये तो अर्जुन भैया की फेवरेट है, मेरी नहीं। अगली बार अगर सच में मेरा साथ चाहिए तो तिल की चिक्की लाना, वो मेरी फेवरेट है। मीरा ने बेफिक्री से मुस्कुरा कर कहा, पक्का, तुम्हारे लिए तिल की चिक्की, अर्जुन के लिए टॉफी। सब खुश। फिर उसने चुटकी लेते हुए कहा, अब जाओ खेलो, मुझे अपने भावी पति से बात करनी है। आरव ने कुछ पल उसे देखा, सिर हिलाया और बड़बड़ाया, लड़कियां पागल होती हैं, और भागता हुआ गलियारे में गायब हो गया। कमरे में फिर सन्नाटा लौट आया। मीरा ने तस्वीर की ओर देखा। उसका नन्हा सा चेहरा उम्र से कहीं गहरी दृढ़ता में बदल गया। उसने धीरे से फ्रेम को छुआ और फुसफुसाई, ठीक है, फिर एक दिन तुम देखोगे, तुम मेरे ही होगे। और हवेली की प्राचीन दीवारें चाहे चुप थीं, पर मानो इतिहास की किताब में एक नई इबारत दर्ज हो गई। एक जिद्दी नन्ही लड़की का वादा उस लड़के से, जो बड़ा होकर उसका अनुशासन प्रिय, दूर दराज और अनछुआ आइसबर्ग बनने वाला था। अध्याय 2। महल और उसकी सीमाएं। पिछोला झील के किनारे राठौरों का पुश्तैनी महल किसी नगीने की तरह खड़ा था। सफेद संगमरमर के गुंबद आसमान को छूते थे। सुनहरी दोपहर की धूप में फैले बलुआ पत्थर के आंगन दमकते थे, और जटिल झरोखे मानो भूली हुई रियासतों की फुसफुसाहट पकड़ते थे। ज्यादातर लोगों के लिए यह महल एक स्मारक था, लेकिन मीरा राजपूत के लिए यह उसकी तकदीर थी। वह कार से उतरी,
गहरे नीले बिजनेस सूट का दुपट्टा हवा में लहराया और उसने सर उठाकर इस वैभव को निहारा। भारत भर में उसने अनगिनत धरोहर इमारतें संजोई थीं, लेकिन यह अलग था। यहीं से सब शुरू हुआ था। वही जगह जहां एक स्कूली लड़की राजसी पलंग के पास बैठकर तस्वीर में मुस्कुराते किशोर अर्जुन राठौर से फुसफुसाई थी, चाहे कुछ भी हो, एक दिन तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। और आज सालों की मेहनत और जुनून के बाद वह लौटी थी। अब उस मासूम स्कूल की बच्ची के रूप में नहीं, बल्कि मीरा राजपूत के रूप में, एक पुरस्कार विजेता आर्किटेक्ट जिसे खुद राठौर हवेली के पुनर्निर्माण के लिए चुना गया था। संगमरमर पर पड़ते कदमों की आहट ने उसकी तंद्रा तोड़ी। वह मुड़ी और देखा वही शख्स जो उसके सपनों के केंद्र में बरसों से अनजाने ही मौजूद था। अर्जुन राठौर, निर्दयी उद्योगपति, जिसकी रगों में अनुशासन दौड़ता था, जिसका नाम भर बोर्डरूम को सन्नाटा कर देता था। उसके बारे में जो कुछ उसने सुना था वह सच था, लेकिन सामने खड़े अर्जुन उससे भी अधिक तीखे, ऊंचे और गहरे थे। उनके आधुनिक चारकोल ग्रे सूट की धार महल की शाश्वत शान के साथ अजीब सा मेल खा रही थी। उनकी काली अडिग आंखें उसे एक ठंडी नाप तौल से देख रही थीं, जैसे कोई संपत्ति आंकी जा रही हो, कोई साथी नहीं। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया, मानो उसके अस्तित्व को स्वीकार करना ही पर्याप्त सौगात हो। मिस राजपूत, उनकी आवाज मखमली थी पर दूरी से भरी। आप समय पर हैं। मीरा के होंठों पर एक मुस्कान उभरी जिसमें आत्मविश्वास भी था और वह गुप्त राज भी जो सिर्फ वही जानती थी। और आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा मैंने सोचा था, लंबे, गंभीर और बरसाती बादल जितने ठंडे। उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक तैर गई, हैरानी, झुंझलाहट, वह समझ नहीं पाई। उन्होंने बस नक्काशीदार मेहराब की ओर इशारा किया, आइए दोनों साथ चले। मीरा ने संगमरमर के खंभों को छूते हुए कहा, उसके पायल संगमरमर पर छनके। अगर ये दीवारें बोल पाती मिस्टर राठौर, तो सोचिए कितने राज खोल देती। उनका उत्तर तलवार सा पहना था। ये कभी कुछ नहीं कहेंगी और उन्हें कहना भी नहीं चाहिए। मीरा ने चंचलता से आंखें चमकाईं। हमेशा इतने गंभीर रहते हैं आप, क्या कभी बिना विश्लेषण किए किसी सौंदर्य का आनंद लेते हैं? उनकी नजर कुछ पल उसके चेहरे पर ठहर गई, उसके आत्मविश्वास भरे अंदाज पर, उसके होंठों पर खेलती शरारत पर। फिर उन्होंने मुंह फेर लिया। यह प्रोजेक्ट सौंदर्य का नहीं, अनुशासन और सटीकता का है। और इसीलिए उनकी आवाज और ठंडी हो गई। मैं चाहूंगा कि हमारी बातचीत पूरी तरह पेशेवर रहे, कोई मजाक नहीं, कोई जान पहचान नहीं। वो शब्द किसी फरमान की तरह हवा में अटक गए, यहां तक कि झील की हवा भी रुक सी गई। एक पल के लिए मीरा हंस देना चाहती थी, क्योंकि उसे याद था तस्वीर का वह लड़का जिसे उसने बरसों पहले अपना मान लिया था। चाहे जितनी ऊंची दीवारें खड़ी कर ले, वह जानती थी ये बर्फ पिघलेगी। उसने सिर झुकाया, मुस्कान हल्की हुई पर गायब नहीं हुई। जैसी आपकी इच्छा मिस्टर राठौर, मैं गलत बर्फ पिघलाना नहीं चाहूंगी। उनका जबड़ा कस गया। उन्होंने उम्मीद की थी वह पलट कर कुछ तंज मारेगी, लेकिन उसकी शालीन चुप्पी ने उन्हें और अधिक अस्थिर कर दिया। वे दोनों आंगन से गुजरे, वह तेज सधे कदमों से हाथ पीछे बांधे, हर स्तंभ को निरीक्षक की तरह देखते हुए, और मीरा एक कदम पीछे, नोटबुक हाथ में थामे, आंखों में किसी गुप्त खेल की चमक लिए। एक जगह वह ठिठक गई, मयूर आकाश के नीचे बने प्रेमियों का धुंधला सा भित्तिचित्र देखकर। उसने श्रद्धा से उसे छुआ और फुसफुसाई, सदियों पहले भी मिस्टर राठौर, इन दीवारों पर लोग प्रेम उकेरते थे। शायद आप नापसंद करें, पर मिटा नहीं सकते। अर्जुन तनकर खड़े हो गए। उनकी आंखें
और गहरी हुई। प्रेम अप्रासंगिक है, मायने रखती है विरासत, और विरासत अनुशासन से बनती है, विचलनों से नहीं। मीरा ने अपने बाल पीछे किए, होठों पर दबा उत्तर निकल लिया, अभी नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। उसकी मुस्कान लौटी, छोटी, रहस्यमयी, लगभग विजयी। क्योंकि अगर वह सोचते हैं अनुशासन उन्हें सुरक्षित रखेगा, तो उन्हें अंदाजा नहीं वह इस पल के लिए कितने सालों से तैयार थी। आखिरकार बचपन का किया वादा इतना आसान कहाँ टूटता है। अध्याय 3। वह आदमी जो कमरे का मालिक था। महल का दरबार हाल अब अस्थायी कॉन्फ्रेंस रूम में बदल दिया गया था। क्रिस्टल झूमरों के नीचे लंबी चमकदार मेजें सजी थीं। सैकड़ों साल पुराने भित्ति चित्रों की पृष्ठभूमि में लैपटॉप हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। दर्जन भर कर्मचारी, निवेशक और सलाहकार अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, उस शख्स का इंतजार करते हुए जिसकी मौजूदगी भर सब कुछ बदल देती थी। और तभी अर्जुन राठौर भीतर आए। बिना कुछ कहे ही उनकी उपस्थिति ने पूरा हाल खामोश कर दिया। गहरा सूट उन पर ऐसे फिट था मानो उनके लिए ही गढ़ा गया हो। उसकी सटीक रेखाएं उसी अनुशासन की गवाही देती जो उनकी रगों में दौड़ता था। न कागज, न नोट्स, उन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ती थी। लड़के और लड़कियां, उनकी गहरी आवाज हाल में गूंजी, शांत मगर आदेश की तरह भारी। समय ही पैसा है और हमें दोनों ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मीरा राजपूत, जो मेज के बीचों बीच एक हल्के रेशमी आइवरी कुर्ते में बैठी थी, अपनी नोटबुक से नजर उठाकर देखी और देखती ही रह गई। वह उसे बोलते हुए देखती रही। उसकी आवाज का संयत अधिकार, मेज पर टिके उसकी लंबी उंगलियों का सधा हुआ आत्मविश्वास, उसके चेहरे की सख्त तराशी हुई रेखाएं जो झूमर की रोशनी में और भी पैनी लग रही थी। उसके हर शब्द में नाप तौल थी, दृढ़ता थी, अडिगता थी। हे भगवान, ये तो डेडलाइन को भी सेक्सी बना देता है। मीरा ने बेबसी सोचते हुए होठों पर हल्की मुस्कान महसूस की, जिसे छुपा पाना नामुमकिन था। उसका दिल तब हल्का सा धड़क उठा जब अर्जुन ने एक डिजाइन की ओर इशारा किया और उसकी बाह की आस्तीन थोड़ी खिसकी, जिससे उसकी कलाई की ताकत झलक गई। हर हरकत में सहजता, आत्मविश्वास और एक आकर्षण था जो नजरें बांध ले। मीरा ने अपने करियर में कई प्रभावशाली पुरुष देखे थे, पर अर्जुन राठौर जैसा कोई नहीं। वह सिर्फ सम्मान नहीं पाते थे, उसे अपने पास खींच लेते थे। उसकी नजरें कुछ ज्यादा देर ठहर गईं और फिर वही हुआ जिसका डर था। अर्जुन अचानक बोलते बोलते ठिठक गए। उनकी पैनी आंखें मेज के पार घूमती हुई सीधी उस पर आकर रुकीं। एक चुभते हुए पल के लिए उनकी गहरी निगाहें उसकी आंखों में अटक गईं। भौं हल्की सी उठी, होंठों पर अस्वीकृति की बारीक रेखा खिंची। एक फ्राउन गर्मी लहर की तरह मीरा के गालों तक दौड़ गई। उसने फौरन नजरें झुका दी और नोटबुक पर बेतुकी संख्याएं लिखने लगी, जिनका कोई मतलब ही नहीं था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। हे राम, उसने मुझे घूरते हुए पकड़ लिया। अब तो पक्का सोच रहा होगा कि मैं कोई स्कूल गर्ल हूं जो हेड बॉय पर क्रश कर बैठी है। मेज के पार अर्जुन फिर से बोलने लगे, मानो कुछ हुआ ही ना हो, पर उनके माथे पर उभरी शिकन जस की तस बनी रही और मीरा को वह अपने जिस्म पर बोझ की तरह महसूस हो रही थी। उसने खुद को सीधा बैठने पर मजबूर किया, चेहरे पर पेशेवर संयम लाने की कोशिश की, लेकिन पन्ना पलटते हुए उसके हाथ हल्के से कांप गए। बाकी मीटिंग में उसने हिम्मत ही नहीं की फिर से उसकी ओर देखने की, लेकिन दिल उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। हर धड़कन उसकी गद्दारी कर रही थी और कहीं गहराई में, भले ही वह जुबान से कभी स्वीकार न करे, मीरा जान गई थी वह
मुश्किल में है, गंभीर और खतरनाक रूप से मीठी मुश्किल में। अध्याय 4, एक अजीब सी टक्कर। राठौर हवेली उस रात हजारों सुनहरी रोशनियों में गहनों सी जगमगा रही थी। झील के पानी में उसका प्रतिबिंब उतर आया था, गुंबद मानो मखमली रात में तारों की तरह चमक रहे हों। अंदर महफिल सजी थी, धीमी बातचीत की सरसराहट, गिलासों की खनक, सितार की मधुर ताने जो कहीं से आती जैज की धुन में घुल रही थीं। मीरा राजपूत ने अपनी काली शिफॉन साड़ी का पल्लू संवारा। नाजुक से सीक्वेंस रोशनी में चमक रहे थे और चांदी की झुमकियां हर कदम के साथ हिल रही थीं। उसे मानना पड़ा, जगह सचमुच अद्भुत लग रही थी। बस मेजबान ही था, जो शायद कभी मुस्कुराने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था। महफिल के बीचों बीच अर्जुन राठौर खड़े थे, क्लासिक ब्लैक टक्सीडो में, हर रेखा सटीक, हर अंदाज आदेश देता हुआ, हाथ में गिलास लिए। उन्होंने चारों ओर जुटे उद्योगपतियों, राजनयिकों और निवेशकों से कहा, बिजनेस में सफलता एक बार की उपलब्धि से नहीं मापी जाती, बल्कि उस अनुशासन से जो उसे बार बार दोहराने की हिम्मत रखता है। आज रात हम सिर्फ एक वेंचर नहीं, बल्कि एक विजन का जश्न मना रहे हैं। हल्की तालियों की गूंज उठी। मीरा ने भी ताली बजाई, मगर उसकी नजरें दिल की गवाही दे रही थीं। उसके कंधों का सीधा आत्मविश्वास, आवाज में छुपा लोहे सा संकल्प, होंठों की रेखा। खुदा, ये आदमी तो कमाल है, उसने मन ही मन सोचा और फौरन अपनी मुस्कान गिलास के पीछे छुपा ली। चेहरे पर संयत पेशेवर भाव थे, पर भीतर उसका दिल ऐसे उछल रहा था जैसे किसी किशोरी की डायरी के पन्नों में लिखी पहली मोहब्बत। समय बीतते बीतते मीरा बेचैन हो उठी। सीनियर्स और बाकी मेहमानों की औपचारिक बातें, मुनाफा, मर्जर, स्टॉक्स, सब खोखली हंसी की तरह लग रही थी। वह चुपचाप खिसक गई। संगमरमर पर उसकी सैंडल की हल्की आहट गूंजती रही जब वह हवेली के किसी सुनसान गलियारे में भटकने लगी। ऊंची मेहराबें, दीवारों पर लालटेन की सुनहरी छाया, फीकी पड़ी राजाओं रानियों की चित्रकारी। उसने जालीदार नक्काशी पर उंगलियां फिराईं और फुसफुसाई, इन दीवारों ने शायद हम सबकी जिंदगी से ज्यादा कहानियां देखी होंगी। वह हवेली की बनावट में खोई हुई मुड़ी और सीधे किसी मजबूत सीने से टकरा गई। उसने हड़बड़ाकर कहा, लगभग अपना क्लच गिरा ही दिया। एक कसी हुई पकड़ ने उसे संभाला। वही पकड़ अर्जुन राठौर। शर्ट के ऊपरी बटन खुले थे, चौड़ा सीना झलक रहा था। उस पल वे बिजनेस टाइकून कम और खतरनाक रूप से आकर्षक पुरुष ज्यादा लग रहे थे। भौहें हल्की उठीं, गहरी आंखें सिकुड़ गईं। मिस राजपूत। मीरा का दिल पलट खा गया, मगर होंठों पर उसने चमकीली मुस्कान सजा ली। ओ, हेलो, यहां मिलना संयोग है। अर्जुन ने बाहें बांध ली। चेहरे पर भाव पढ़ पाना नामुमकिन। ये मेरी हवेली है। हाँ, मेरा मतलब, मैं बस आपकी आर्किटेक्चर देख रही थी। उसकी आवाज सामान्य से एक सुर ऊंची हो गई। नहीं नहीं, मेरा मतलब था हवेली की आर्किटेक्चर। उसने घबरा कर जोड़ा और नजरें अनचाहे ही उसके सीने तक खिसक गईं। आपकी नहीं, उसने जल्दी से गटक लिया। उसके होंठों पर हल्की खिंचाव आया, मुस्कान का आभास, पर अधूरा। आपको अकेले भटकना नहीं चाहिए। मेहमान आमतौर पर पार्टी में ही रहते हैं। वो तो मैं बोर हो गई थी, मीरा ने होंठ काटते हुए कहा। सब मुनाफे, मर्जर और स्टॉक्स पर बात कर रहे थे। मेरी बस इतनी राय थी कि छत की मेहराबें कितनी खूबसूरत हैं। वो शैंपेन टॉक तो नहीं है ना? कुछ पल चुप्पी खींच गई। उसकी निगाहें जैसे उसके शब्दों को तौल रही थीं। मीरा हड़बड़ाई। चूड़ियों की झंकार ने उसकी बेचैनी को और उगाड़ दिया। तो अच्छा, मैं अब वापस चलती हूँ।
पार्टी में स्टॉक्स की बातें, कितनी प्यारी बातें। वह जल्दबाजी में मुड़ी और सीधे उसी खंभे से फिर जा टकराई। उसके चेहरे पर गर्मी दौड़ गई। कमाल मीरा, सचमुच बहुत ग्रेसफुल। पीछे से एक धीमी आवाज आई, हंसी नहीं पर उसकी छाया जैसी। अर्जुन की। मीरा जम गई। क्या अर्जुन राठौर ने लगभग हंस दिया? उसका दिल शर्म और किसी अनकही धड़कन से बेकाबू हो उठा। बिना पीछे देखे वह तेजी से हॉल की ओर लौट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और उसके चेहरे की छवि थके हुए, हल्के से अम्यूज्ड, लगभग मानवीय, मीरा के साथ बहुत देर तक रह गई। अध्याय 5, नासमझ दिल। जैसे ही मीरा अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुई, उसने सबसे पहले अपनी सैंडल उतार फेंकी। उनका हल्का सा धप सन्नाटे में गूंज उठा। खिड़की के बाहर शहर रात के सितारों सा चमक रहा था, मगर मीरा के दिमाग में सिर्फ एक ही चमक थी, अर्जुन राठौर की आंखों में झलकती वो हल्की सी मुस्कान। हे भगवान, उसने कुशन में चेहरा गाड़ते हुए कराह कर कहा। ये कैसा तमाशा कर आई मैं। गलियारों में भटकती फिर रही थी, आर्किटेक्चर की बकवास कर रही थी और खंभों से टकरा रही थी जैसे किसी घटिया फिल्म की भुलक्कड़ हीरोइन। वह पीठ के बल लुढ़क कर छत घूरने लगी। उसके दिमाग में शाम की पूरी फिल्म बार बार चल रही थी। अर्जुन का कमांडिंग भाषण, उसका टक्सीडो जैसे उसकी आत्मा पर सिला गया हो, वह मजबूत पकड़ जब वह लगभग गिर पड़ी थी, और उसके चेहरे पर उभरती वो हल्की सी गर्माहट, और फिर वो खुद घबराई हुई, शर्मिंदा। चलता फिरता हादसा। उसने अपना माथा दबाया। कमाल, बिल्कुल कमाल। अब तो वो यही सोचता होगा कि मैं हवेली बहाल करना तो दूर, सीधा चल भी नहीं सकती। दिल का एक हिस्सा हंसना चाहता था, मगर दूसरा हिस्सा बड़ा और भारी, कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जिसका नाम भी नहीं पता था। एक बेचैनी, एक अनकहा सा एहसास। वह अब सिर्फ क्लाइंट नहीं रह गया था, वह एक ऐसा आदमी बन गया था जो उसकी सोच के बहुत ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर चुका था, और ये खतरनाक था। मीरा अचानक सीधी बैठ गई, जॉलाइन कड़ी हो गई, आंखों में संकल्प, बस अब और नहीं। ना घूरना, ना बेवकूफी भरी मुस्कान, ना कोई दिवा स्वप्न, आज से सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल। बातें जितनी सख्त थीं, भीतर की धीमी फुसफुसाहट उतनी ही नर्म थी। वह खुद को बहुत अच्छी तरह जानती थी। शब्दों से, हाव भाव से, हंसी से वह दूरी बना सकती थी, पर उसकी आंखें हर बार उसे धोखा दे देती थीं। तो उसने ठान लिया, अगर वह पास नहीं रह सकती तो दूर से ही देखेगी, चुपचाप, गुपचुप, जैसे कोई आर्किटेक्ट उस इमारत को निहारता है जिसे वह कभी छू नहीं सकता। मीरा राजपूत ने कुशन को सीने से लगाया और लंबी सांस छोड़ी। हाँ, अर्जुन राठौर, कल से तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे दिमाग में कितना जगह घेरते हो। मगर उसका दिल जिद्दी और नासमझ फिर भी हल्के हल्के धड़क उठा। अध्याय 6। दूर से महल का आंगन चहल पहल से गूंज रहा था। इंजीनियर नक्शों पर झुके विचार विमर्श कर रहे थे। मजदूर संगमरमर की पट्टियां उठाए मचान पर चढ़ उतर रहे थे, और कनिष्ठ वास्तुकार हाथों में लैपटॉप और क्लिपबोर्ड लिए यहां वहां भाग दौड़ कर रहे थे। सुबह की धूप सुनहरी किरणों में झरोकों से छनकर भीतर उतर रही थी, प्राचीन नक्काशियों को ऐसे आलोकित करती मानो वे आधुनिक योजनाओं की इस हलचल पर मुस्कुरा रही हों। मीरा राजपूत फव्वारे के पास खड़ी थी, हाथ में स्केचबुक थामे। उसका अंदाज संतुलित, पेशेवर और चेहरा बिल्कुल संयमित था, पर उसका दिल तो एक हठी गद्दार निकला था, क्योंकि आंगन के उस पार अर्जुन राठौड़ अपने अधिकार में उसी तरह खड़े थे जैसे कोई सेनापति युद्ध भूमि में। लंबे, सख्त, हर रेखा में अनुशासन का प्रतीक, नेवी ब्लू शर्ट में
जिसकी बाहें कोहनी तक छड़ी थीं और चारों ओर वरिष्ठ प्रबंधकों की टोली। उसकी आवाज गहरी, निर्णायक और अडिग, निर्माण की शोरगुल को चीरती हुई गूंज रही थी। कोई देरी नहीं, हर स्तंभ, हर मेहराब मानक के अनुसार होनी चाहिए। गुणवत्ता पर समझौता करना विरासत पर समझौता करने जैसा है और यह अस्वीकार्य है। मीरा ने निगाहें झुकाकर अपनी स्केचबुक पर रेखाएं संभालने का नाटक किया, पर सच तो यह था कि वह उसे आंखों के किनारे से देख रही थी। उसके इशारे नाप तौलकर सटीक। जब कोई प्रबंधक उसकी बात पूरी तरह न समझ पाता तो उसके भौहों का हल्का सिकुड़ना, धूप की किरणें उसके बालों पर पड़ती तो उसकी कठोर परिपूर्णता खतरनाक रूप से आकर्षक लगती। बस करो मीरा। उसकी पेंसिल दबाव में ज्यादा चल गई, कागज पर गहरी लकीर छोड़ते हुए। पेशेवर, सख्ती से पेशेवर। लेकिन जब वह किसी नक्शे पर झुककर उसे देखने लगा, उसकी आस्तीन का किनारा कागज से छू गया और मीरा की सांस अटक गई। कैसे कोई पुरुष केवल मापतौल देखते हुए भी इतना सम्मोहक लग सकता है? जैसे उसकी निगाहों का एहसास पा लिया हो। अर्जुन ने अचानक सिर उठाया। उनकी नजरें आंगन के पार मिलीं। मीरा का पेट जैसे उलट पुलट हो गया। वह झट से सिर झुकाकर स्केचबुक पर व्यस्तता का नाटक करने लगी, जैसे उसके पास तुरंत ही उमड़ते हुए विचारों को उतारने की जल्दी हो। उसने पन्ना भी जरूरत से तेजी से पलटा। गाल जलने लगे। बेवकूफ, उसने जरूर देख लिया कि तुम फिर उसे घूर रही थी। वहां अपनी ओर से अर्जुन की नजरें क्षण भर और ठहरी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, पर उसका जबड़ा हल्के से कस गया और फिर वह अपने प्रबंधकों की ओर लौटकर अगला आदेश ठंडी दृढ़ता से सुना रहा था। मीरा ने लंबी सांस छोड़ी, अपने दिल की धड़कन को स्थिर करने की कोशिश में। दूरी, राजपूत, तुमने खुद से दूरी का वादा किया था और इसीलिए वह वहीं खड़ी रही। उसे बस तब देखती जब उसे यकीन होता कि वह उसकी ओर नहीं देख रहा। चुपचाप, मौन प्रशंसा में, जैसे कोई संगमरमर पर पड़ती रोशनी के खेल को निहारता हो। इतनी करीब कि उसे देख सके, इतनी दूर कि कभी छू न सके। अध्याय 7। रंगे हाथों। सुबह की धूप महल के ऊंचे झरोकों से छनकर भीतर आ रही थी, संगमरमर के चमकदार फर्श पर सुनहरी आकृतियां बनाती हुई। मीरा राजपूत आधे बहाल हुए फव्वारे के पास झुकी बैठी थी, अपने स्केच पर निपुणता से अंतिम रेखाएं जोड़ते हुए। वह काम में डूबी दिख रही थी, पर उसकी आंखें बार बार आंगन के उस पार खिंच जाती। अर्जुन राठौड़ नए खड़े किए गए स्तंभों का निरीक्षण कर रहे थे। गहरी भौहें सधी हुई, बाहें करीने से छड़ी हुई, हर हरकत में अनुशासन और अधिकार का आभास। मीरा का दिल फिर एक बार ठिठक कर धड़क उठा। उसने झट से अपनी निगाहें झुकाईं, मानो स्केच की एक कोने की छाया संवार रही हो। ध्यान दो मीरा, दूरी, पेशेवर। लेकिन तभी आपदा आ गई। आंगन की फर्श की एक ढीली पट्टी, शायद सुबह के मजदूरों के चलते हिली हुई, उसके पांव के नीचे खिसक गई। वह आगे लड़खड़ा गई। होंठों से हल्की सी चीख निकल पड़ी। उसके संभलने से पहले ही एक मजबूत हाथ उसकी ओर बढ़ा। मिस राजपूत। उसकी आंखें फैल गईं। अर्जुन राठौड़, लंबे चौड़े कंधों वाले और यहां तक कि छड़ी बाहों में भी सधा हुआ अंदाज, उसे कोहनी से थामे खड़े थे। उसकी गहरी आंखें सीधी उसकी आंखों में जमी और उस पल मीरा को ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह उजागर हो गई हो। क्या आप हमेशा इतनी अनमनी रहती हैं? उसकी आवाज नीची, कटीली और हल्की से चिढ़ाने वाली थी।
हालांकि वह इसे कभी स्वीकार न करता। मीरा ने पलकें झपकाईं। मैं तो बस। गालों पर गर्मी फैल गई। उसने झट हाथ हिलाकर स्केच की ओर इशारा किया। फव्वारे की डिटेल्स देख रही थी। संरचना की मजबूती, बहुत पेशेवर काम, यकीन मानिए। अर्जुन के होंठ हल्के से फड़के, जैसे लगभग मुस्कुरा पड़े हों। पेशेवर, उसने दोहराया, आवाज में संदेह की झलक। उसने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। मीरा हल्का सा पीछे लड़खड़ाई और पास के स्तंभ का सहारा लेकर संभली। गालों में आग लगी हुई थी। वह चाहती तो चेहरा दुपट्टे में छुपा लेती, पर उसकी जगह झट से सीधी खड़ी हो गई, ठोड़ी तनकर उठी। हाँ, पेशेवर, बिल्कुल पेशेवर, उसने दृढ़ स्वर में कहा, या कम से कम उसे उम्मीद थी कि यह दृढ़ लगे। पर अर्जुन, जो खतरनाक करीब खड़ा था, उसे बारीकी से देख रहा था। उसने उसके गालों की हल्की लाली देखी, माथे पर बिखरी कुछ बेतरतीब लटें, और वह चमक जो उसकी आंखों से कई बार उसकी ओर झांकते पकड़ी गई थी। दिलचस्प, उसने सोचा, और उसका कठोर भाव पल भर को नरम पड़ा। वास्तुकार मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं कोई स्मारक हूं, या शायद उससे भी ज्यादा। वहीं दूसरी ओर मीरा भीतर ही भीतर खुद को कोस रही थी। उसने जरूर नोटिस कर लिया। अब तो वह सोच रहा होगा कि मैं बिल्कुल मूर्ख हूं। अर्जुन ने हल्का सा रुख मोड़कर एक स्तंभ का जायजा लिया। उसे थोड़ा सा निजी स्पेस देते हुए मीरा ने लंबी सांस छोड़ी, कांपती उंगलियों से अपना दुपट्टा संभालते हुए, जैसे खोया संतुलन फिर पा लेना चाहती हो। मैं काम पर लौटती हूं, वह बुदबुदाई और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। अर्जुन ने उसकी पीठ पर निगाह टिकाई, होंठों पर हल्की सी मुस्कान खिलती हुई। मन ही मन वह अनायास आकर्षित हो चुका था। पेशेवर, शायद, पर वे निगाहें और वह ठोकर, वह तो सचमुच मोहक है। और उसी पल शक्ति का संतुलन अनजाने ही बदल गया। बर्फ के पहाड़ ने गर्माहट को महसूस कर लिया था। अध्याय 8। पूरी कहानी जानने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें।